हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि मिक्स होंगे और मोस्टली उस पोर्शन से हैं जहां से आज के टाइम पीरियड में एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन क्वेश्चन। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कभी भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का जीके का मेथड फॉलो क्या करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है और किस तरीके से एक क्वेश्चन के बेस पर आप मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं। मेमोरी रिकॉल क्या है? जो आपने स्टडी किया है, ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, उसको मेमोराइज करना, इसको मेमोरी में लाना। ठीक है, तो ये सारे पोर्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, बट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। आप लोगों को अगर इनके आंसर्स पता हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर मिलने वाला है। प्लस मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है। और जीके का पोर्शन क्योंकि पता नहीं होता है कहाँ से आएगा, कोई इसका लिमिटेशंस नहीं है सिलेबस का, तो हमें पढ़ने के मेथड्स को ही चेंज करना पड़ता है जीके के पोर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, Bihar and Orissa were granted to the East India Company in which year? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष मिले थे? ऑप्शन है 1757, 1764, 1765 या 1773। आपको यहाँ पर आंसर बताना है। खैर सिंपल सी अगर हम बात करें तो आंसर्स तो आप इजीली किसी को पता होगा तो बता सकते हैं, या फिर आपको इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स याद आए तो आप बता सकते हैं। अब आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि द दीवानी राइट्स, तो दीवानी राइट्स हैं क्या? आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। तो दीवानी राइट्स क्या थे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि दीवानी राइट्स क्या थे तो हमारे पास काफी सहूलियत हो जाएगी और हम पता कर पाएंगे कि किससे संबंधित है या किस टाइम पीरियड से ये संबंधित है। ठीक है, तो दीवानी राइट्स का मतलब ये है, आप यहाँ पर समझ लें कि जब अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ व्यापार कर रहे थे या अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय मुगल भी दिल्ली के अंदर थे, यानी मुगल का भी साम्राज्य भारत के अंदर था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि उस समय मुगल साम्राज्य कौन था या मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। तो ये बात तो आपको तभी पता चलेगी जब आप 1757, 64, 65, 73 इसमें से कोई मार्क कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको दीवानी राइट्स पता चलेगा, फिर उससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे। तो चलिए आपको वही समझाते हैं कि दीवानी राइट्स जो है ना, बंगाल के अंदर मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दीवानी राइट्स किसने दिया था? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स दिए थे। अब ये राइट्स क्या थे? यहाँ के अंदर दीवानी राइट्स के अंदर ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये टैक्स वसूल सकते हैं, टैक्स कलेक्शन का काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वहां पर उन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन का काम दे दिया गया था। ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, ये मुगल शासक किसके द्वारा दिया गया था? शाह आलम द्वितीय। अगर आपको इतना भी पता है, कुछ याद आता है इनमें से, तो आप देख सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा चीज इसमें था कि एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस भी था इसके अंदर। राइट्स में क्या है, सिविल मामले जो थे, सिविल जस्टिस मामले जो थे, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम इन्हीं को सौंप दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है कि ये कब हुआ, और यही क्वेश्चन बना हुआ है कि इसको कब किया गया। तो यहाँ पर 1765 में इसकी डेट आती है। तो दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1765। ठीक है, 1765 में इसको दिया गया ये अधिकार। ओके, आगे चलते हैं। अब ये 1765 में ये अधिकार इनको क्यों मिला, कारण क्या था। तो आपको याद रखना है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छी खासी विजय हुई। ठीक है, और उस बैटल ऑफ बक्सर में के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इनका लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होना था, मतलब अपने आप पावर को इस्टेब्लिश करना था। ठीक है ना, उस समय बंगाल के नवाब की भी स्थिति खराब हो गई, तो इस वजह से इनको ये सुविधा दे दी गई कि भैया तुम ये काम करो। लेकिन उसके अवैज में आप मुगलों को क्या करेंगे, मुगलों को सालाना करीबन 25-26 लाख रुपए कर के रूप में देना होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे संबंधित। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम, पहला बात कि ड्यूअल सिस्टम आपने पढ़ा है, ड्यूअल सिस्टम है क्या। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था। ऑप्शन है बैरन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक। चलिए, ड्यूअल सिस्टम सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना है कि ड्यूअल सिस्टम क्या है, ड्यूअल सिस्टम कब आया और ड्यूअल सिस्टम कौन लेकर आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि ड्यूअल सिस्टम क्या होता है, पावर डिवाइड कर दिया गया। ड्यूअल में दो चीजें दिख रही हैं, दो हैं, तो ड्यूअल सिस्टम क्या कहलाता है, दो हिस्सों में पावर को बांट दिया गया। ठीक है, ये ड्यूअल सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा बंगाल के नवाब के पास, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो काम को जो है ना वो दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में और दूसरा बंगाल के नवाब के हिस्से में। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जब ये बात आ गई तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये इन दोनों को क्या क्या काम दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, कंपनी दीवानी का काम देखेगी। क्या देखेगी, कंपनी देखेगी दीवानी का काम। ठीक है, और नवाब के पास क्या मिलेगा, मीर। अब नवाब इस समय कौन रहा होगा, तो मीर जाफर, आप याद रखिएगा, मीर जाफर नवाब है। ठीक है ना, बंगाल का नवाब मीर जाफर है। क्लियर है, मीर जाफर है। अब इसमें क्या मिलता है, इसको इसको निजामत मिलता है, कहा जाता है निजामत। ठीक है, अब इन दोनों ही शब्दों का मतलब आप समझ लीजिए। दीवानी का मतलब क्या है, दीवानी अभी हमने देखा रिवेन्यू से रिलेटेड है और सिविल जस्टिस से रिलेटेड है, सिविल जस्टिस से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि दीवानी किससे संबंधित था, तो दीवानी रिवेन्यू से संबंधित था, दीवानी सिविल जस्टिस से संबंधित था। बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। ठीक है ना, और उसके हिस्से में क्या बना, निजामत मिला। अब निजामत क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ, इसके पास लॉ मिल जाता है। ठीक है ना, लॉ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर ये देखेगा और क्रिमिनल जस्टिस ये देखेगा। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस इसको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन का मतलब है दो हिस्सों में शासन को, व्यवस्था को बांट देना। किन किन के हिस्से में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवानी आई और नवाब के पास क्या पहुंचा, नवाब के पास पहुंचा निजामत। तो दीवानी में आता है रिवेन्यू कलेक्शन, सिविल जस्टिस, और निजामत में आता है लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस।
अब आइए इसका आंसर देखते हैं, अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो। ठीक है, अब ड्यूअल सिस्टम का साल भी अगर थोड़ा सा याद आ जाए, किस साल में ये आया है ड्यूअल सिस्टम, तो 1765 में, 1765 में। अब जैसे ही 1765 आप देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस समय कौन इनमें से शासन में था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि 1765 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। तो 1765 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब? यहीं पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, ट्रीटी ऑफ, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, किस ट्रीटी के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे बढ़े। लेकिन एक चीज और यहाँ पे याद आ रहा है कि इसको कोई भी चीज अगर आती है ना, अब ड्यूअल शासन व्यवस्था, बाद में ये एक के पास ही चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, नवाब से हट करके, तो ये कुछ समय के लिए ही रहती है। तो ये 72 में एबॉलिश कर दी जाती है, एबॉलिश्ड इन, ये भी आप लिख सकते हैं, एबॉलिश्ड इन 1772। और इस समय कौन होता है यहाँ पे जो भी ये इसको किया जाता है, तो ये होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, एबॉलिश्ड इन वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके काल में लागू किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के काल में। और इसको समाप्त किसके काल में किया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स में। तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। दो हिस्सों में इसका बंटवारा होता है, आपको बता चुका। एक ही चीज को एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ब्रिटिश मोनार्क। रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश मोनार्क के काल में पारित किया गया? ठीक है, नियामक अधिनियम किस ब्रिटिश शासक के शासन काल में पारित हुआ? तो जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, क्वीन एनी या किंग जेम्स फर्स्ट? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट जब पास किया गया तो उस समय ब्रिटिश में ब्रिटिश का शासक कौन था, भारत में नहीं, ब्रिटेन में कौन शासक था? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हम आपको पहले बता देते हैं, जॉर्ज 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द राइन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज 3। याद रखिएगा। अब इसको रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी कहा जाता है। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा जाता है, 1773 का एक्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है भारत के अंदर, तो इसके अंदर क्या बदलाव लेकर आता है? 1773 में जब ये आता है, तो आप देखिए कि 1757 के बाद की स्थिति, ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर, फिर 1773 तक जाते जाते क्या क्या हुआ होगा, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ, द फर्स्ट, इसको हम कहते हैं द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। तो ये पहला मौका था ब्रिटिश के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि इसको ब्रिटिश के पास 1757 की क्रांति के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 58 में आ गई थी, तो ब्रिटिश के बाद कि भैया अब सेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश
टेरिटरी। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश टेरिटरी थी उनको सेंट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ गई थी और ये पहली बार इसके अंदर प्लान आउट किया गया। यहाँ पर गवर्नर जो थे ना, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास है ना, सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं, सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं वो गवर्नर जनरल बंगाल के जो हैं उनके सबॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना, उनकी सहायता के लिए रखे जाते हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो कभी आपसे पूछे कि किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहला हाई कोर्ट भी भारत को मिला, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस कई बार पूछ देता है, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस लिख सकते हैं एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा सा भूल गया बताना। ये देखिए ना, यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात आई, तो गवर्नर जनरल की जो डेजिग्नेशन थी ना वो यहीं से तैयार की गई। ठीक है ना, और यहीं पे वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का भी डेजिग्नेशन बनाया गया और वॉरेन हेस्टिंग थे पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको बताया और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? तो पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना जी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये कब से बने थे? अब आपका देखिए 1773 में ये एक्ट आया था, तो 17 उससे पहले से ही थे। ठीक है, और 1774 तक ये गवर्नर है, उसके बाद ये गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है जी, तो ये थे क्या, आप लिख सकते हैं कि गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, 1772 से। फिर इनके साथ क्या हुआ, एज्यूम द रोल इन 1774 गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कब बने? 73 का एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गवर्नर जनरल बने ये कब? 1774 में। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल के पद पर कब तक रहे? तो ये भी आप याद रख सकते हैं 1785 तक। ठीक है, तो 1774 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बंगाल के रहे। अब ये आपको पता ही चल गया कि भाई पहले थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बने थे। इन्हीं ने वॉरेन हेस्टिंग्स में ही आप आओगे तो पिट्स इंडिया एक्ट लाए थे, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना, तो पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ 1784 में, पास्ड इन 1784। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। अब पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारी चीजों को बदलाव किया गया जो कि आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको चेंज करके इंप्रूव करके पिट्स इंडिया एक्ट में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल।
सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल। देखिए अभी जस्ट आपको बताया है मैंने, और आप इसको बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो खाली क्वेश्चन मत किया करिए, थोड़ा थोड़ा ना उससे संबंधित कंटेंट भी खोजा करें, पढ़ा करें, और उसी पे आप काम करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, कहां पर अगर प्लेस की बात हो तो फोर्ट विलियम्स। कहां पे? फोर्ट विलियम्स में। ठीक है जी, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता। ओके। कब हुई थी? 1774 में हुई थी, क्योंकि ये एक्ट आया था 1773 में, तो 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। स्ट्रक्चर में आप उस समय देखेंगे, आज भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सीजेआई जो होता है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए और 3 जज थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई तो एक सीजेआई, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 जज थे। और आपको मैं बता चुका कि पहले सीजेआई कौन थे, आप कमेंट करके बताइए अगर याद है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पिट्स इंडिया एक्ट स्टैब्लिश विच बॉडी इन इंग्लैंड। पिट्स इंडिया एक्ट स्टैब्लिश, ठीक है जी, कौन सी बॉडी को ये स्थापित करते हैं? तो पिट्स इंडिया एक्ट ने इंग्लैंड में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ ट्रेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइवी काउंसिल। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि भारत के अंदर जो भी कार्य है उसके ऊपर निगरानी रख सके। ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? एक नई बॉडी थी, है ना, जिसको ब्रिटेन में स्थापित किया गया ये देखने के लिए कि जो कंपनी है भारत के अंदर, वो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, करप्शन है नहीं है, क्या सुधार की जरूरत है। तो एक बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड के अंदर की गई। ठीक है, इस बोर्ड में अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स बनाए गए। अगर आपने ठीक से टॉपिक पढ़ा है तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपने पढ़ी होगी। इसके अंदर एक जो थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, दूसरा है इसमें द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है, द चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, एक्सचेकर। ठीक है, और 4 अदर। ठीक है, 4 अदर्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये एक पहला वाला क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक रखे जाते थे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट स्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड। थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाता हूं, अभी उतना हैबिट नहीं है, बट फिर भी आप देखें, कंटेंट को ज्यादा फोकस करें। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ के और चीजों को आप याद नहीं रख पाएंगे। बस ये होगा उस समय के लिए आपको याद रहेगा, बट लंबे समय के लिए आपको बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड क्लाइव। चलिए जी, बताइए किसी को कोई जानकारी है तो। सही जवाब है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसको क्या कहा जाता है? परमानेंट सेटलमेंट को आप ऑल्सो कॉल्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज, और भी क्या कहा जाता है? जमींदारी सिस्टम। क्या कहा जाता है? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए जमींदारी सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जमींदारी सिस्टम में ये किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और काल क्या था, पीरियड क्या था? इन 1793। ठीक है ना। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, लैंड
रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया था, लैंड रिवेन्यू जैसे ही आपने देखा तो इसके अंदर आपको मिल जाता है फिक्स लैंड रिवेन्यू। उन्होंने क्या किया, लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया जमींदारों के ऊपर कि भैया तुमको इतना कर देना है। ठीक है ना, कंपनी को इतना कर देना है। और छोटा मोटा नहीं था, कर था जमींदारों को कितना पे करना था, 10/11 हिस्सा, 10/11। ठीक है ना, ये उनको पे करना था भाई जमींदार। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से लोगों के ऊपर लोड बढ़ गया और वहां पर इससे काफी हो हल्ला होने लगा, काफी नुकसान हुआ। ठीक है ना, और सबसे पहले अगर पूछ देना कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो इम्प्लीमेंटेड इन, जो इनका क्षेत्र था उसी में करेंगे, ये लॉजिकल सा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, धीरे धीरे ये पूरे देश में लगा दिया गया। ठीक है, तो इनिशियली में आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट क्या कराता है, जमींदारी सिस्टम, और इसमें क्या हो गया, जमींदारों के ऊपर एक फिक्स कर लगा दिया गया 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लगाया गया। 10/11 हिस्सा जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या डलहौसी। तो सही जवाब है इसका थॉमस मुनरो। ठीक है, अब सबसे पहले रयतवाड़ी या रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, यह है डायरेक्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम। क्या है, डायरेक्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम है। अब ये इंट्रोड्यूस किया गया कब, इंट्रोड्यूस्ड इन 1792, इंट्रोड्यूस्ड इन 1792। ठीक है, और कहां पर किया गया, ऐसा भी पूछ दे तो प्लेस की अगर बात करें तो 12 महल रीजन में। प्लेस क्या था, 12 महल रीजन। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले 1792 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1792 में 12 महल रीजन में। और यहां पर अगर नाम पूछे ना किसके द्वारा, तो यहां पर आप कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की गई ना वो 1792 में कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये थॉमस मुनरो के द्वारा कब लागू किया गया, ये लागू किया गया 1820 में, थॉमस मुनरो इन 1820, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम वाज प्राइमरीली इंट्रोड्यूस इन विच रीजन। तो महलवाड़ी प्रणाली जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई, बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस या मद्रास। तो इसका सही जवाब है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। और थॉमस मुनरो में एक चीज और याद आ रही है मुझे, ये जैसे रयतवाड़ी सिस्टम डायरेक्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम में ना, आप एक चीज और मार्क कर दीजिएगा कि इसमें जो बिचौलिए का कंसेप्ट था ना, जैसे दलाल होते हैं ना चीजों को बेचने खरीदने में, उसको खत्म करके इसने क्या किया था, कल्टीवेटर एज लैंड होल्डर, जो भी खेती बाड़ी कर रहा है ना उसको लैंड होल्डर बना दिया था इसने। और उनको बोल दिया था कि तुम अपना खुद से चीजों को बेचो, मॉर्गेज करो, जो करना है करो, वो तुम ही करोगे। तो जो उस पे कल्टीवेटर था, जो खेत पर काम करता था, उसी को नाम कर दिया गया था, यही रयतवाड़ी सिस्टम था। ये थोड़ा सा खटक रहा था दिमाग में, याद रखना आप लोग। अब आए यहाँ पे, महलवारी सिस्टम वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस इन विच रीजन। ठीक है, कहां पर, तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में।
ये भी क्या था, महलवारी सिस्टम जो था ना, ये भी एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, और लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ये भी एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। कब इंट्रोड्यूस किया गया? इन 1822। इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1822। अगर कभी पूछे किसके द्वारा, तो होल्ट के द्वारा। होल्ट याद रखिएगा, होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। अब ये क्या है, रिफॉर्म्ड किया गया, रिफॉर्म्ड भी पूछ देता है इससे संबंधित, रिफॉर्म्ड इन 1833, ठीक है। अब रिफॉर्म किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो रिफॉर्म किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, और कहां पर? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। इसमें जगहों के नाम अगर आपसे कभी देखे तो आप याद रखिएगा, पंजाब और लाइक गंगेटिक वैली, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन्होंने कवर किया था महलवारी सिस्टम के लिए। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर। 1813 के चार्टर